हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, सुमित पाठक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम सुमित पाठक क्लासेज है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है वह रसायन की मूल अवधारणा है। हमारे चैनल का नाम है सुमित पाठक क्लासेज, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकें और अपने अच्छे से प्रिपरेशन यानी तैयारी कर सकें। तो आइए आज देखते हैं हम क्लास 11 में किस तरह के चैप्टर्स हैं। लोगों को तो यही लगता है कि केमिस्ट्री बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ आसान होता है, हर चीज़ इंसान नहीं करता है, तो ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये गलतफहमी है और कोई बात नहीं, बस केवल समझने की बात होती है। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं रसायन की मूल अवधारणाएं। तो आज वीडियो जो है वो काफ़ी लंबे समय बाद अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि जो है अपने को टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए जो है वीडियो बनाने में थोड़ा, जानते ही हैं आपकी टाइमिंग लगता है ना। तो टाइम नहीं मिल पाने की वजह से वीडियो काफ़ी लेट हो गई और वीडियो हम लगातार कंटिन्यू डाल नहीं पाए, चैनल पर प्रोवाइड नहीं करवा सके। तो आइए देखते हैं कि क्लास 11 में जो पहला चैप्टर है, हम बातों में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो रसायन की मूल अवधारणाएं, है ना। तो रसायन की मूल अवधारणाओं में दिया है, लिखा गया है, पहला, ब्रह्मांड में 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। दोस्तों, हमें पता होगा, हमने भूगोल में पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो ब्रह्मांड है उसमें 9 ग्रह होते हैं जो कि क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना, इस चीज को हम जानते हैं पिछली कक्षाओं में। फिर दिया है, जो द्रव्य तथा ऊर्जा से क्या होते हैं, बने होते हैं। मतलब जो ग्रह होते हैं किससे बने होते हैं, द्रव्य तथा ऊर्जा से बने होते हैं। द्रव्य में क्या होता है दोस्तों, भार होता है ना, उनका वेट होता है। और जो कि क्या होता है, वो स्थान को घेरता है। जाहिर सी बात है, अगर उसमें भार होगा द्रव्य में, मान लीजिए जैसे चेयर को ले लीजिए या कोई और सा है ना, कोई सा भी द्रव्य है, या मान लीजिए कुर्सी है, मेज है, कोई सा भी है। तो अगर वो कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें द्रव्य है यानी उसका कुछ वेट है, तो उसका क्या होगा, भार भी होगा, है कि नहीं, जाहिर सी बात है। तो उस चीज में होता है, जो क्या होता है, स्थान को घेरती है, लेकिन ऊर्जा क्या होती है, अदृश्य होती है ना। ऊर्जा उसमें क्या होती है, अदृश्य होती है, मतलब दिखाई नहीं देती, जिसका केवल क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है, मतलब उसको फील कर सकते हैं, है ना। तो अनुभव किया जाता है। तो आइए हम इसका कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं कि ब्रह्मांड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और किसी कितने भाग होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो द्रव्य हो गया और एक ऊर्जा हो गया। द्रव्य का जो होता है वो कितने भाग में बांटा गया, दो भागों में, एक तो पदार्थ और एक मिश्रण। जो पदार्थ होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, तत्व और यौगिक, है ना। और जो मिश्रण है उसमें कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, है ना, दो भागों में बांटा गया है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, है ना, दो भागों में बांटा गया है। अब जो पदार्थ का जो दो भाग है, तत्व और यौगिक, तो तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तत्व को दो भागों में बांटा गया है, सॉरी तीन भागों में बांटा गया है। और यौगिक को दो भागों में, यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, यानी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। इस तरह से दो भागों में बांटा गया है। और एनर्जी क्या है, एनर्जी अकेला ही है ना, इसका कोई और अन्य भाग नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं हम। तो धातु और अधातु और उपधातु, इन तीन भागों में क्या बांटा गया, तत्व को, यानी एलिमेंट को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। ठीक है, तो इस तरह से करके तीन भागों में बांटा, डिवाइड किया गया है। आइए आगे देखते हैं। तत्व जो होता है, कहने का मतलब जो तत्व होते हैं, एलिमेंट, इनमें जो पहले भागों में जो डिवाइड किया गया उसको बोलते हैं धातु, है ना, यानी मेटल। तो मेटल देखते हैं, आइए क्या होता है ये मेटल। मेटल को जानेंगे परिभाषा के मान। दोस्तों, आप इसका नोट भी बना सकते हैं, बाकायदा कॉपी में लिख करके आप अपने एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, अगर यदि आप क्लास 11 में हैं तो
आपके लिए जो है बेनिफिट हो सकता है। और लगातार आपको जो है हमारे चैनल पे वीडियो आते रहेंगे इधर। अगर टाइम मिलता रहेगा तो हम पर डे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वे तत्व जिनमें विद्युत चमक, आघात वर्धनीयता, तन्यता आदि गुण पाए जाते हैं, ये होते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब जो धातु होते हैं उनको यदि आप पीटेंगे, है ना, तो पीटने पे क्या होते हैं? आघात वर्धनीयता के गुण होते हैं, है ना। तन्यता मतलब वो एक चद्दर की तरह क्या होते हैं? फैलते जाएंगे, है ना। अगर यदि आप हथौड़े से पीटेंगे तो, है ना। तो ये धातुओं की एक क्वालिटी होती है ना। और ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। कहने का मतलब अगर सॉरी यहाँ कुचालक लिखा या सुचालक रहेगा, यानी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया जाए तो इसमें आसानी से प्रवाहित हो जाती है। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जैसे सोडियम हो गया एक धातु है, मैग्नीशियम जो हो गया ये भी एक धातु है, आयरन जो है वो भी एक धातु है, ठीक। ये आगे देखते हैं। उपधातु, सॉरी अधातु, है ना, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल बोलते हैं। वह तत्व जिनमें क्षण भंगुरता पाई जाती है ना, एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। दोस्तों इसमें क्या होती है? इनमें क्षण भंगुरता पाई जाती है। यदि आप अधातु को जो है आप पीटेंगे तो चद्दर की तरह फैलते नहीं हैं, वो टूट जाते हैं, है ना। जैसे आप प्लास्टिक को ले लीजिए, ये भी क्या है? एक अधातु ही आता है ना। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, सब क्या है? एक अधातु यानी नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो ये कुचालक होते हैं। कहने का मतलब अगर यदि आप विद्युत धारा प्लास्टिक में आप विद्युत धारा का प्रवाहित करेंगे तो फिर विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होती है। देखेंगे होंगे आप गांव में केबल वगैरह, है ना, तो उस पे क्या होता है? केबल के ऊपर प्लास्टिक की जो है एक परत चढ़ाई जाती है, जो कि जैसे करंट क्या होता है छूने से नहीं मारता है आपको, है ना, ताकि सेफ्टी रहे और किसी को करंट ना लगे। अब आइए आगे देखते हैं। उपधातु, है ना, तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं, है ना। जैसे कि जिन्हें हम मेटोलाइट कहते हैं ना। मेटोलाइट क्या होते हैं? जो धातु और अधातु दोनों यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों का क्या होते हैं? क्वालिटी रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो गया आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी आदि, ये सब क्या है? एग्जांपल मेटोलाइट के हैं, नहीं उपधातु के हैं। मतलब ये दोनों का क्वालिटी रखते हैं। आइए आगे देखते हैं। जो है आपका यौगिक, है ना, जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं, वह पदार्थ जिनमें तत्व निश्चित अनुपात में दिए होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। तत्वों के यौगिक बनने के बाद तत्वों के ग्रह समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब जो यौगिक होते हैं वह पदार्थ जिनमें क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनमें तत्व क्या होते हैं? यानी तत्व निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और यौगिक बनने के बाद क्या होते हैं? तत्वों के जो ग्रह होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब जो उनका एक रूप होता है वो समाप्त हो जाता है ना, उसमें पूर्णतया घुल के मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे H2O, यानी H2O जो है क्या है? एक यौगिक कंपाउंड है, जिसको हम जल का सूत्र के नाम से जानते हैं, जल जान के नाम से जानते हैं। जिनमें तत्व है ना, हाइड्रोजन भी तत्व है और ऑक्सीजन भी है, 1:8 के अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? ये यौगिक बनाते हैं, यानी H2O का निर्माण करते हैं। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे नोट में देखते हैं। यौगिक बनने के बाद तत्वों के गुण क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं और तत्व अपना अस्तित्व खो देते हैं। कहने का मतलब जब यौगिक बन जाते हैं तत्व तो अपना गुण क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, है ना, और वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। जैसे यन्ने पानी में ज्वलनशील है, जाहिर सी बात है यन्ने क्या होता है? पानी में ज्वलनशील होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यन्ने क्या होता है? पानी में ज्वलनशील होता है। और Cl क्या होता है? विषैला होता है ना। Cl विषैला होता है। और जबकि NaCl के में ये गुण क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। NaCl मिलकर क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं ना। तो उसमें क्या होता है? ज्वलनशील का कहीं गुण और विषैले का नहीं होता है, दोनों का गुण क्या होता है? समाप्त हो जाता है और NaCl का निर्माण हो जाता है, बन जाते हैं ना। आइए आगे देखते हैं यौगिकों के प्रकार। तो दोस्तों यौगिक जो होते हैं, यौगिक दो प्रकार के होते हैं, है ना। यौगिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कार्बनिक यौगिक, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो देखते हैं, और दूसरा क्या होता था?
अकार्बनिक यौगिक, है ना, जिसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे। तो देखते हैं पहले कार्बनिक यौगिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे यौगिकों में कार्बन का होना क्या होता है, आवश्यक होता है। ये सजीव स्रोत से पाए जाते हैं या सजीव स्रोत में पाए जाते हैं, है ना। ऐसे यौगिकों में कार्बन का होना आवश्यक होता है, ये सजीव स्रोत में पाए जाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, है ना, CH3COOH, है ना। यूरिया हो गया, NH2CO NH2, है ना। फार्मिक अम्ल हो गया, SCOOH, है ना, आदि। आइए हम अगला देखते हैं, सेकेंड। तो जो सेकेंड होता है अकार्बनिक यौगिक, जिसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऐसे यौगिकों में कार्बन यानी C का होना आवश्यक, कार्बन का होना आवश्यक नहीं होता है तथा ये निर्जीव स्रोतों में पाए जाते हैं। कहने का मतलब इसमें कार्बन का होना कोई आवश्यक नहीं होता, नहीं कंपलसरी नहीं होता कि कार्बन हो ही, है ना। और इन निर्जीव स्रोतों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, है ना, जिसको हम H2SO4 बोलते हैं, जो उसका सूत्र होता है। कास्टिक सोडा हो गया, NaOH हो गया, है ना। फिर कास्टिक पोटास हो गया, KOH जिसको बोलते हैं। इन सब में क्या होता है, ये सब क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनमें क्या होता है, कार्बन का होना आवश्यक नहीं होता। देखिए कहीं कार्बन नहीं है ना, इस तरह से। आगे देखते हैं क्या है, नोट, है ना। CO, CO2, H2, CO3 तथा इसके लवण में कार्बन होते हुए भी ये क्या है, अकार्बनिक होते हैं। ये केमिस्ट्री में अपवाद के रूप में होते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो CO होता है ना, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कोबाल्ट हो गया, है ना। उसके बाद में हो गया H2CO3 हो गया। इन सब में क्या है, कार्बन है भी, फिर भी ये क्या है, अकार्बनिक होते हैं, है ना। कार्बन होते हुए, इसलिए इनको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बोलते हैं, ना, अपवाद के रूप में होते हैं। आइए अगला देखते हैं, मिश्रण, है ना, जिसको मिक्सचर बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है ना। मिश्रण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 समांगी मिश्रण, है ना। इनमें अवयव समान प्रकार से वितरित होते हैं, जिनमें आंखों द्वारा या सूक्ष्म दर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता, है ना। कहने का मतलब इनमें क्या होते हैं, समांगी मिश्रण में अवयव क्या होते हैं, समान प्रकार से वितरित होते हैं, जिन्हें हम आंखों द्वारा या सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते या नहीं देखा जा सकता, है ना। जिन्हें हम आंखों द्वारा या सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, हवा हो गया, चीनी पानी का मिश्रण आदि हो गया, है ना। ये सब क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। कहने का मतलब यदि आप चीनी पानी का आप लेंगे, समांगी मिश्रण करेंगे, तो देखेंगे चीनी एकदम क्या होता है, पानी में घुल जाता है ना। लेकिन आप उसमें नहीं बता सकते कि चीनी मिला हुआ है, जब वो पूर्ण रूप से घुल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब आप जब उसके स्वाद को लेंगे, है ना, जब जुबान पर रखेंगे या जीभ से लेंगे किसी से, जब उसके साथ कुछ चेक करके बताएंगे तो बताएंगे कि हाँ इसमें चीनी मिला है। या फिर नमक और पानी का मिश्रण हो गया, ये सब क्या है, समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। आगे देखते हैं विषमांगी मिश्रण। आगे है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में अवयव असमान प्रकार से वितरित होते हैं, जिन्हें आंखों द्वारा या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, विषमांगी मिश्रण में अवयव क्या होते हैं, असमान प्रकार से वितरित होते हैं। कहने का मतलब समान प्रकार से वितरित नहीं होते हैं, है ना। कहने का मतलब आपके देखने में समानता प्रकट नहीं होगी, है ना। जो रहेंगे सब अलग अलग दिखाई देंगे आपको स्पष्ट रूप से, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कंक्रीट है ना, जिसमें सीमेंट बालू गिट्टी प्लस पानी का क्या है, मिश्रण से मिलकर क्या विषमांगी मिश्रण इसका बनाया गया कंक्रीट का, है ना। तो इसमें आप सीमेंट को भी देख सकते हैं, तो सीमेंट दिख रहा है, बालू भी दिख रहा है ना, मिट्टी भी दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है। तो इन सबके मिश्रण से बना है। दूध हो गया, तो दूध में प्रोटीन वसा इन सब का क्या है, मिश्रण है ना, विषमांगी मिश्रण है। तो दूध में क्या है, प्रोटीन वसा और जल का विषमांगी मिश्रण है। आइए आगे देखते हैं कि क्या है। यथार्थता, है ना। यथार्थता किसी भी राशि का प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अंतर में किसी भी राशि का प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अंतर को यथार्थता या त्रुटि कहते हैं। समझ गए ना। कहने का मतलब जो उसका प्रायोगिक मान है ना,
तथा उसका वास्तविक मान के जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यथार्थता या त्रुटि कहते हैं ना। ये जो वास्तविक मान में जो होता है उसमें से क्या करते हैं, प्रायोगिक मान जो आता है ना, उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको यथार्थता कहते हैं ना, या त्रुटि भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे व्यंजक चूर्ण में क्या है, 30.56% क्या है, क्लोरीन है ना, पाई जाती है। लेकिन प्रायोगिक मान या फिर प्रयोग द्वारा 30.78 व 30.84% पाई गई, तब क्या होगा, इसका जो त्रुटि बोलते हैं ना, या फिर यथार्थता बोलते हैं, यथार्थता है ना, यथार्थता, वो क्या होगी, 30.78 माइनस 30.56 है ना, इसमें से माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद क्या होता है 0.22% आता है ना। फिर 30.84 में से इतना क्या करेंगे हम, उसका जो वास्तविक उसमें से क्या करेंगे हम, प्रायोगिक माइनस करेंगे, तो प्रायोगिक में से क्या करेंगे हम, वास्तविक को घटा लेंगे है ना। तो ये जो है 30.56 ये क्या है, उसका वास्तविक है ना, तो उसको क्या कर लें, माइनस कर लेते हैं प्रायोगिक में से, है ना, वास्तविक को घटा लेते हैं, फिर इसका क्या है 0.28 आया है ना। आगे देखते हैं परिशुद्धता क्या होती है। तो किसी भी राशि की जो परिशुद्धता होती है, किसी भी राशि का मापन कितनी गहराई से किया गया है, इसे परिशुद्धता कहते हैं ना। मान लीजिए कोई सी भी राशि हो, जैसे बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, किसी भी राशि है ना, अगर उसकी जो है हमें परिशुद्धता ज्ञात करें तो कितनी गहराई से राशि का मापन किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी परिशुद्धता बोलते हैं ना। किसी भी राशि का मापन कितनी गहराई से किया गया है इसे परिशुद्धता कहते हैं। जहाँ यथार्थता कम होती है वहाँ मान क्या होता है, शुद्ध होता है। जहाँ यथार्थता अधिक होती है वह मान क्या होता है, कम शुद्ध होता है ना। इस तरह से वह मान क्या होता है, कम शुद्ध होता, वह मान कम शुद्ध होता है, इस तरह से। अगला आ गया आपका सार्थक अंक है ना। किसी भी राशि में कुल अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। कहने का मतलब अगर कोई भी राशि है ना, उसमें कुल अंकों की संख्या को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। अंतिम सार्थक अंक का मान क्या होता है, अनिश्चित होता है। कहने का मतलब जो अंतिम सार्थक अंक होता है उसका मान क्या होता है, अनिश्चित होता है। आइए आगे देखते हैं सार्थक अंक के बारे में कि कैसे हम उसको निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम है ना। कहने का मतलब सार्थक अंक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके क्या क्या नियम है, उस चीज़ को हम इसमें जानेंगे। तो पहला है, मान लीजिए सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब जो शून्य नहीं है, शून्य को छोड़कर जितने भी अंक होते हैं क्या होते हैं, सब सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया, जैसे 21.5 दिया, अब इसमें समझ लीजिए इसमें अशून्य अंक कोई भी नहीं है ना, सॉरी, इसमें जो है शून्य अंक कोई भी नहीं है, अर्थात ये सब क्या है, अशून्य अंक है। तो ये जो जितने सारे 1 2 3 है ना, 2 1 5 जो ये जितना तीनों दिख रहा है ना, 21.5, ये तीन कितने, इसमें कितने सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक, यानी इसमें 3 अशून्य अंक है, तो 3 सार्थक अंक। तो ये लिखा है, पहला जो रूल कहता है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपके। आइए अगला रूल देखते हैं इसमें क्या होता है। दो अशून्य अंकों के बीच के शून्य क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। कहने का मतलब जो दो अशून्य अंकों के बीच के जो शून्य क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिया है 1.002 है ना, 1.002। तो इसमें क्या है, जो शून्य अंक हैं वो क्या है, दो शून्य अंक है और दो अशून्य अंकों के बीच में है ना, दो अशून्य अंकों के बीच में है ना, एक तो अशून्य अंक 1 हो गया और एक अशून्य अंक 2 हो गया। इन दोनों के बीच में क्या है, दो शून्य है, तो ये क्या हो जाते हैं, दो अशून्य अंकों के बीच में है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये भी सार्थक अंक कहलाएंगे। तो 1 2 3 4 इसमें क्या होंगे, सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। तो आई होप दूसरा रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे तीसरा रूल देखते हैं हम, इसमें क्या कहता है। दशमलव के दाईं ओर है ना, दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर शून्य सार्थक होता है। कहने के बाद दशमलव के दाईं तरफ का जो शून्य होता है वो क्या होता है, सार्थक होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया 15.0 है ना, 15.0 या फिर तो ये हो जाएगा इसमें 1 2 3 तीन सार्थक अंक हो जाएंगे, क्योंकि ये दशमलव की क्या है, दाहिनी तरफ है। तो ये इसमें क्या होंगे, 3 सार्थक अंक होंगे। आगे देखते हैं चौथा रूल क्या कहता है। तो चौथा रूल कहता है वो है
प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते। जो प्रथम अशून्य अंक के बाएं तरफ के शून्य सार्थक नहीं होते, है ना। क्योंकि जो प्रथम अशून्य अंक होता है, जो कि शून्य नहीं होता है ना, उसके बाएं ओर के शून्य क्या होते हैं, सार्थक नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिया 0.015 है ना, तो ये क्या है, प्रथम अशून्य अंक है। इसके क्या है, बाईं तरफ के जो शून्य है ना, तो बाईं तरफ क्या है, ये शून्य सार्थक नहीं है ना, इस तरह से। तो इसमें क्या है, सार्थक अंक क्या इतने हैं, 2 हैं, है ना। इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि ये जो शून्य पर रहा है क्या है, सार्थ प्रथम ने ये पहले हैं, दूसरे हैं, दोनों जो दिए हैं अशून्य अंक, इनके बाईं तरफ पड़ रहा शून्य, इसलिए इसको काउंट नहीं किया गया, है ना, सार्थक अंक में। तो इस तरह से इसका कुछ रूल हो गया सार्थक अंकों का, है ना। 4 रूल हैं, 4 रूल आप नोट बना करके बाकायदा लिख सकते हैं, है ना। बाकी पीडीएफ के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे जो है हमारी जो है जीमेल आईडी भी है, वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी है, और बाकी जो है व्हाट्सएप चैट के लिए भी जो है लिंक वहाँ प्रोवाइड की गई है। आप वहाँ से हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप जो है कंटिन्यू पढ़ाई अपना जारी रखें, और जो अपनी तैयारी को बरकरार रखें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें, है ना। तो आगे देखते हैं सार्थक अंक जो है, तो इसका 2 हो गया। अब आइए आगे हम देखते हैं एसआई, है ना। एसआई मूल मात्रक राशियों के बारे में आपने सुना होगा, है ना। एसआई मूल मात्रक या फिर राशियां, है ना। तो कहने का मतलब इसमें आपको बताया गया होगा कि 7 हैं, है ना। जो हमारे इसमें एसआई मात्रक हैं वो दिए हुए हैं क्रम से, है ना। तो भौतिक राशियाँ हो गई, एसआई मात्रक हो गया, उनका प्रतीक भी दिया गया। जिस समय है ना, भौतिक राशियाँ में जिसको हम टी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं समय को, है ना। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है सेकेंड, प्रतीक में होता है, इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल एस से, है ना। द्रव्यमान का स्मॉल एम होता है, इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको हम केजी से दर्शाते हैं। लंबाई हो गया भौतिक राशियाँ, तो इसका एल होता है स्मॉल, है ना। तो ये एसआई मात्रक जो हो गया वो मीटर हो गया, और प्रतीक जो हो गया एम हो गया। तो आइए आगे देखते हैं फिर ताप, है ना, जिसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है, इसको के से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का आई होता है, जिसको एम्पियर, है ना। और इसका संकेत जो इसको हम दर्शाते हैं ए से, है ना। ज्योति तीव्रता हो गया IV होता है इसका, है ना। और जो तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है कैंडला होता है, जिसको हम CD से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा N होता है ना, जिसको हम मोल कहते हैं, MOL से प्रदर्शित करते हैं ना, जिसका एसआई मात्रक मोल होता है। आगे देखते हैं व्युत्पन्न इकाइयाँ या फिर राशियाँ क्या होती हैं, ना। व्युत्पन्न यूनिट्स या फिर राशियाँ क्या होती हैं। तो कहने का मतलब जो ये होती हैं व्युत्पन्न इकाइयाँ या राशियाँ, वो होती हैं मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त राशियाँ व्युत्पन्न मात्रक या फिर राशियाँ कहलाती हैं, है ना। व्युत्पन्न इकाइयाँ, राशियाँ या फिर मात्रक कहलाती हैं, ना। मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त राशियाँ क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियाँ। तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड है आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब हो जाता है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब व्युत्पन्न राशियां, है ना। आइए आगे देखते हैं, वेग हो गया तीसरा। तो वेग में क्या होता है, वेग इज इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय, है ना। तो विस्थापन को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, m बटे क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। इसका जो बीमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, बीमा, है ना, MS इनवर्स हो जाएगा ना। MS पावर -1 भी बोल सकते हैं, MS इनवर्स भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो आइए आगे देखते हैं फिर व्युत्पन्न राशियाँ कितनी और हैं, है ना। आगे आ गया त्वरण, है ना, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, है ना। तो वेग परिवर्तन की दर को हम स्मॉल m और बटे s स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसका जो बीमीय सूत्र होगा MS पावर -2 हो जाएगा। और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का तो हमें पता है कि किलोग्राम होता है, kg, है ना।
इंटू MS-2 होता है त्वरण का, है ना। MS पावर -2 होता है त्वरण का, विमीय सूत्र है ना, तो उसको लिख लेंगे। और इसका विमीय सूत्र निकालने के किलोग्राम का हमको पता ही है, तो केजी होता है, तो केजी इंटू MS पावर -2 या फिर न्यूटन होता है बल का, है ना। विमीय सूत्र आपके सामने लिखा हुआ। आइए आगे देखते हैं। दाब हो गया, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का होता है, बल का तो निकल ही गया है, केजी इंटू MS पावर -2 अपाने क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का जानते हो M² होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा केजी इंटू M पावर -1 S पे पावर -2, ये जो हो जाएगा इस विमीय सूत्र। कार्य तो 7वां है कार्य, तो कार्य का होता है बल गुणे विस्थापन होता है इसका फार्मूला, तो इससे हम निकाल लेंगे। तो बल का हो जाएगा केजी इंटू MS पावर -2 इंटू M होता है ना। तो इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा, तो केजी इंटू M² हो जाएगा। M यहाँ है, M यहाँ, तो M² इंटू S पे पावर -2 या फिर जूल हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, कार्य का विमीय सूत्र हो जाएगा। अगला आ गया आपका शक्ति, तो शक्ति का होता है कार्य बटे समय, तो केजी इंटू M² इंटू S-2 अपान S हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र जब निकालेंगे तो केजी इंटू M² इंटू S पे पावर -3 हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये S भी क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, तो इधर बटे में है, तो ऊपर जाके इसका पावर क्या हो जाएगा, इस पे पावर 1 है, पॉजिटिव में, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होते हैं क्या होता है, S तो सेम आधार है, तो आप लोग पढ़े होंगे घातांक के नियम से क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं, तो -2 है तो -3 हो जाएगा, है ना। इस तरह से क्या हो जाएगा, इतना केजी इंटू M² इंटू S-3 या फिर वाट होता है ना। अगला आता है रासायनिक संयोजन, यानी रासायनिक संयोग या फिर रासायनिक संयोजन के नियम। तो इसमें जो होता है पहला आता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। तो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है ना। कहने वाला जो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, उत्पादक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है ना। इस तरह से जैसे यहाँ पर दिया है CaCO3, है ना, गर्म कर रहे हैं इसको, डेल्टा बना हुआ ना ऊपर त्रिभुज के आकार में, तो इसको हम गर्म कर रहे हैं, गिब्स क्या हो जाएगा CaO + CO2, है ना। तो इसमें देखिए इसका जो होता है Ca का होता है 40 प्लस, है ना, 12, है ना, कार्बन का, फिर O3 का कितना है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 48 ये हो गया। सबको ऐड करने के बाद क्या हो रहे हैं, 16 इसका आ रहा है ना, इसका सॉरी इसका 100 आ रहा है, और इधर भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो Ca का 40 हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, तो इधर दोनों मिल करके क्या 56 हो रहा है ना। और इसका कार्बन का 12 हो गया और ऑक्सीजन का 16, तो 2 है तो O2 है, तो फिर 16 दूना 32 हो जाएगा। ऐसे 44 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, आपका अभिकारक है, और ये क्या है, आपका उत्पाद है। तो ये चीज़ कहा गया कि रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है ना। कहने का मतलब जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, अभिकारक के और उत्पाद के, है ना। जैसे फिर दिया है नीचे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 56 ग्राम CaO तथा 44 ग्राम CO2 प्राप्त होता है। मतलब अगर 100 ग्राम हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है, इसको हम गर्म करने पर क्या होता है, हमको 56 ग्राम क्या हो रहा है, CaO तथा 44 ग्राम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो रहा है। ये चीज़ें हमें क्या किससे पता चला, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हमें पता चली, है ना, कि कितना ग्राम क्या हमें प्राप्त हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, भली बात। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, सुमित पाठक क्लासेज में आपका स्वागत है तहे दिल से, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और सपोर्ट करें, ठीक। बाकी थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हेलो गाइस, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद।